हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज में ये जो आपका टॉपिक है फेडरल सिस्टम, आज उसके सारे कंसेप्ट्स को बिल्कुल बारीकी से डिस्कस करेंगे। सी दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड यू नो कि इंडियन पॉलिटी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यू विल गेट समवेयर बिटवीन 10 to 15। और अगर आपकी जो टेक्स्ट बुक है लक्ष्मीकांत प्लस उसको कपल कर लीजिए सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ बेयर एक्ट, ये कर लेते हैं आप, यू कैन बी 80% के अराउंड आप इसमें एक्यूरेसी से हिट कर सकते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतना इंपॉर्टेंट है। सो धर्म क्षेत्र पे हमारा इनिशिएटिव यही है कि आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाएं और ये उसी सीरीज का आपका क्लास है। मोस्ट लाइकली यू विल हैव एवरी डे, हर दिन एक क्लास तो देना ही पड़ेगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। आप इसको एज अ रिवीजन ले सकते हैं और जिनके कंसेप्ट डाउट्स है, लक्ष्मीकांत पढ़ा नहीं है, डर लग रहा है, वॉट एवर, इट्स नॉट ओनली लक्ष्मीकांत, इट्स बियॉन्ड लक्ष्मीकांत। ओके, सो आप इस पे रिलाई कर सकते हैं, बट आपको करना ये है कि इस पूरे क्लासेस के सीरीज को कपल करना है पीवाईक्यू के साथ। पीवाईक्यू हम भी कराएंगे बट आपको करना है, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन समवन एल्स इंक्लूडिंग अस। सी पीवाईक्यूज, मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि आप पॉलिटी के लिए कोई टेस्ट मत लगाइए, एक भी टेस्ट मत लगाइए। मैं इस चीज को बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। आप पीवाईक्यू कीजिए और आपका जो लक्ष्मीकांत टेक्स्ट बुक है वो प्लस सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ बेयर एक्ट, इतना ही करना। बेयर एक्ट में मुश्किल से 10 से 15 आर्टिकल्स हैं, उन्हीं को देखना है, ज्यादा नहीं, वेरी सिलेक्टिव, इतना ही करना है एंड यू विल बी फार अहेड ऑफ योर पीयर्स। आप एग्जाम हॉल में यू विल बी फीलिंग फार मोर कॉन्फिडेंट। फोकस ऑन योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो इसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की डिलीवरी के सीरीज में दिस इज आवर क्लास। आप बिल्कुल कुर्सी की पहली बार जब भी इसको सुनिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपनी बुक अपने सामने खोल लीजिए, सामने स्क्रीन पर चलते रहने दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, एक बार ये एक्सरसाइज इन टू इन कर लीजिए बुक के साथ। उसके बाद आप इसको खाते पीते जब भी सुन सकते हैं, रिवाइज आपका होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी, नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट के बीच कैसा रिलेशन है, उसके बेसिस पे किसी भी गवर्नमेंट को यूनिटरी या फिर फेडरल में डिवाइड करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट को आप क्लासिफाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स को आप क्लासिफाई करते हैं इधर यूनिटरी और फेडरल। और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। आगे बढ़ने से पहले आई विल टेक क्लासेस बाइलिंगुअली। ये लार्जर मासेस के लिए हेल्पफुल होगा। इंग्लिश मीडियम वालों को बाइलिंगुअल में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। सो हमारा जो लैंग्वेज होगा बाइलिंगुअल होगा। एल्स यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ये क्लियर है हमारा कि गवर्नमेंट्स को कैसे डिवाइड करते हैं। सो वी हैव यूनिटरी, हमारे पास दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फर्स्टली यूनिटरी एंड सेकेंडली फेडरल। तो हम देखेंगे कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है। अब देखिए यूनिटरी, जस्ट अ मिनट, यस। अब देखिए यूनिटरी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे कि सारी की सारी पावर किसमें वेस्टेड है? नेशनल गवर्नमेंट में। Unitary government is the one in which all the powers are vested in the national government. So unitary government में mainly and solely national government exist करती है। और रीजनल गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नेशनल गवर्नमेंट की विल पे, नेशनल गवर्नमेंट की मर्सी पे। सो इफ रीजनल गवर्नमेंट्स एट ऑल एग्जिस्ट, वो अपनी अथॉरिटी एंड पावर किससे डिराइव करती है? नेशनल गवर्नमेंट से डिराइव करती है। ये क्लियर है आपको? यूनिटरी गवर्नमेंट में सारी पावर किस में वेस्टेड है? नेशनल गवर्नमेंट में। सोल अथॉरिटी, सोल पावर नेशनल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट का नामो निशान हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन अगर नामो निशान होना है तो ये कौन डिसाइड करेगा? एग्जिस्टेंस रीजनल गवर्नमेंट का कौन डिसाइड करेगा? नेशनल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। क्या पावर, कितना पावर वेस्ट करना है, सारी बातें, मतलब रीजनल गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस ही समझ लीजिए किसके बेसिस पे है? नेशनल गवर्नमेंट। ये किस में होता है? यूनिटरी गवर्नमेंट में। लेकिन अगर फेडरल सिस्टम की बात करें, फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, तो नेशनल गवर्नमेंट
और रीजनल गवर्नमेंट में जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही द्वारा डिवाइड कर दिया जाता है, और अपने अपने जुरिस्डिक्शन में नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का और दोनों में डिफरेंस क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ही साफ साफ नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन कर देती है, और दोनों अपने अपने जुरिस्डिक्शन में ऑपरेट करने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। अब अगर एग्जाम्पल्स देखें तो आपका ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, ये यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, एंड यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एक्सेट्रा, ये फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे है। अगर हम बात करें तो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और रीजनल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है आपको? ओके, चलिए सी, ये जो टर्म फेडरेशन है इसकी ओरिजिन की बात और मीनिंग की बात देख लेते हैं। देखिए, जो टर्म फेडरेशन है एक लैटिन वर्ड है फोएडस, उससे डिराइव किया गया है, और जिसका मीनिंग है ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट। तो बेसिकली फेडरेशन एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स ऑफ फेडरेशन एक साथ आते हैं और एक ट्रीटी और एग्रीमेंट करते हैं आपस में, और एक ट्रीटी और एग्रीमेंट करके एक बिग और स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाते हैं और यूनियन बनाते हैं। सो ये अरेंजमेंट जो है इसको फेडरेशन कहते हैं। और ये जो यूनिट्स, ये बहुत सारे यूनिट्स ऑफ फेडरेशन है, ये छोटे छोटे इंडिपेंडेंस स्टेट्स जो किसी कारणवश कमजोर हैं मिलिटरीली या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इन्हें लगा कि अगर हम आपस में आ जाएं और एक स्ट्रॉन्ग सेंटर क्रिएट कर लें, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन क्रिएट कर लें, तो वी कैन डू पॉलिटिकली फार बेटर। तो इस तरह का सेटअप वो क्रिएट करते हैं और इसको फेडरेशन करते हैं। तो ये जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, ये जो स्मॉलर स्टेट्स जो आपस में आए थे, इनको यूनिट्स ऑफ फेडरेशन कहते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट फेडरल सेटअप में इनका डिफरेंट डिफरेंट नाम है। जैसे कि यूएस में इन यूनिट्स को स्टेट्स कहते हैं, स्विट्जरलैंड में इन यूनिट्स को कैंटोन्स कहते हैं, कनाडा में प्रोविंसेस कहते हैं, एंड रसिया में रिपब्लिक्स कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखिए, जो टेबल 13.1 है जिसमें फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स को कंपेयर किया गया है, इसको जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स को डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 7 फीचर्स हैं, इसको जब हम डिस्कस कर लेंगे फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब हम आएंगे इस टेबल पे कंपेयरिंग फीचर्स ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। बहुत सेंस बनेगा आपको, ठीक है? यू बहुत इजीली आप इसको अंडरस्टैंड करते चले जाएंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक फेडरेशन 2 तरीके से फॉर्म हो सकता है। पहला है बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन एंड दूसरा है बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जब हम पहले केस की बात करें, यानी बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन से अगर फेडरेशन बन रहा है, तो इस केस में बहुत सारे जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, इन दिस फर्स्ट केस बहुत सारे मिलिटरीली वीक या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स साथ आते हैं और साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाते हैं, और इस तरह के फेडरेशन का एग्जाम्पल है यूएस। तो यूएस इज अ फेडरेशन विच इज फॉर्म्ड बाय वे ऑफ integration. I hope you are following me, right? अगर सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस क्या है हमारा? A federation formed by way of disintegration. So in second case, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिग यूनिटरी स्टेट है जिसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फेडरेशन में। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिग यूनिटरी स्टेट है जिसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फेडरेशन में। रीजन क्या है?
ऑटोनॉमी ग्रांट करना है प्रोविंसेस को या फिर रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। एंड इस तरह से जो फेडरेशन बनता है उसको दैट इज बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, उसका एग्जाम्पल है कनाडा। सो बेसिकली इन बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन दे एक ऑलरेडी यूनिटरी स्टेट एग्जिस्ट कर रही है और इसको फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लाइक प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी ग्रांट करना है या फिर रीजनल इंटरेस्ट प्रमोट करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो बिग यूनिटरी स्टेट है इसको हम फिर फेडरेशन में कन्वर्ट करते हैं पर्पसफुली, और इसका एग्जाम्पल क्या है, कनाडा है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट एंड ओल्ड फेडरेशन वर्ल्ड का कौन सा है तो यूएस है। ये फेडरेशन 1787 में इसका फॉर्मेशन हुआ था यूएस फेडरेशन का, पोस्ट अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1775-83। इसके अलावा आप ये डिटेल्स स्किप कर सकते हैं। अब तो हमने ये देखा कि फेडरेशन का फॉर्मेशन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकड्रॉप देखेंगे। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया गया है। हमारे फोर फादर्स, हमारे फ्रेमर्स ने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया और इसके दो मेन रीजंस दिए। हमारे फोर फादर्स ने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया और इसके दो मेन रीजन दिए। फर्स्ट रीजन दे साइटेड कि आवर कंट्री इज ह्यूज, हमारी कंट्री की लार्ज साइज है। एंड सेकेंडली कि जो सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी एंड लार्ज साइज ऑफ कंट्री, इन दोनों को अकोमोडेट करने के लिए हमारे फोर फादर्स ने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया। फोर फादर्स का कहना था कि फेडरल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट गवर्नेंस को इंश्योर नहीं करता, बल्कि नेशनल यूनिटी को रीजनल ऑटोनॉमी के साथ रिकॉन्साइल करता है। याद रखेंगे आप, स्टेटमेंट याद रखेंगे दैट फेडरल सिस्टम रिकॉन्साइल्स नेशनल यूनिटी विथ रीजनल ऑटोनॉमी। कैसे? जब हम पर्पसफुली रीजनल गवर्नमेंट्स को या फिर लोकल डिमांड्स को देखते हुए वहाँ पे ऑटोनॉमी देते हैं, ऑटोनॉमी डिवॉल्व करते हैं, तो अगेन हम रीजनल ऑटोनॉमी दे रहे हैं बट हमारा लार्जर पर्पस क्या है, नेशनल यूनिटी है एंड एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट तो होना ही है। सो बिकॉज फेडरल सिस्टम reconciles national unity with regional autonomy and also ensures efficient governance, that's why they thought कि ये जो हमारे दो बड़ी रीजन्स हैं, लार्ज साइज ऑफ द कंट्री, इतना बड़ा जियोग्राफी है, कल्चरल डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा है, तो फेडरल सिस्टम कैन अकोमोडेट दिस टू थिंग्स, दैट्स वाई दे ऑप्टेड फॉर फेडरल सिस्टम। तो ये फोर फादर्स ने क्यों फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया, इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ कम कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें की गई हैं। सी, फोर फादर्स ने फेडरल सिस्टम तो अडॉप्ट कर लिया, बट जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोलेंगे तो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड कहीं भी आपको फेडरेशन वर्ड का यूज मिलेगा ही नहीं। द टर्म फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी फेडरेशन वर्ड मिलेगा ही नहीं। अगर आप आर्टिकल 1 पढ़ें तो आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी यूनियन वर्ड को प्रेफरेंस दिया गया है ओवर फेडरेशन। और यहाँ पे फिर डॉक्टर अंबेडकर आते हैं और उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि दो रीजंस हैं जहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स को प्रीफर किया गया है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स से। पहला रीजन क्या है कि इंडियन फेडरेशन कोई स्टेट्स के बीच एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, जैसा कि अमेरिकन फेडरेशन है। हमने जस्ट आगे पढ़ा कि बहुत सारे स्मॉल इंडिपेंडेंट मिलिटरीली वीक एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स साथ आते हैं एंड दे मेक एन एग्रीमेंट और फिर वो एक फेडरेशन क्रिएट करते हैं। ये यूएस का एग्जांपल है, बट इट इज नॉट आवर केस। इंडियन फेडरेशन स्टेट्स के बीच का एग्रीमेंट का रिजल्ट है ही नहीं, एंड सेकेंडली कि स्टेट्स के पास सिसीड करने का राइट ही नहीं है। स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। क्लियर है ये? फिर हम डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये जो फेडरेशन यूनियन है क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है।
the federation is union because it is indestructible. So ये explanation कि why we have preferred union than federation, the word term union in article 1, इसका explanation डॉक्टर अम्बेडकर देते हैं. And you should know also know कि states have no right to secede from the federation. Clear है ये? Now come to the nature of Indian federal system. This paragraph explains nature of Indian federal system. You see, Indian federal system is based on Canadian model of federalism and not on American model of federalism. See, there is a difference. There is a fundamental difference between Canadian model and American model. The Canadian model establishes a very strong center, and at this juncture I am expecting कि आपको एक ग्लांस तो होगी आपको पॉलिटी की नॉलेज, तो यू मस्ट बी नोइंग कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एस्टैब्लिशेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर. सो ये फंडामेंटल डिफरेंस है कैनेडियन मॉडल एंड अमेरिकन मॉडल में, एंड हमने यहाँ से एंड वी हैव बेस्ड आवर फेडरलिज्म ऑन कैनेडियन मॉडल. सो नाउ सी, इंडियन फेडरेशन कैनेडियन फेडरेशन को 3 एस्पेक्ट्स में रिजेंबल करता है, यानी there are 3 similarities in Indian federalism and Canadian federalism. Firstly, in its formation, that is, in Canadian federation is formed by way of disintegration. There was a strong center, and for the sake of accommodating regional diversity, disintegration होता है and federation का formation होता है. So same goes for Indian federalism also. So Indian federalism, the first way in which Indian federalism Canadian federalism को resemble करती है कि इसके the way it is formed, that is by way of disintegration. Secondly, in its preference to the term union than federation, हमने अभी देखा जस्ट इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में that in Article 1, the term union has been preferred over federation, and then Dr. Ambedkar came into picture and explained why we preferred union of states than to federation of states. तो अगर आप देखें कैनेडियन फेडरेशन में भी, कैनेडियन फेडरेशन को भी यूनियन कहते हैं, कैनेडियन फेडरेशन को फेडरेशन नहीं कहते हैं. सो द सेकेंड वे, जिसमें दूसरी बात या द सेकेंड वे, सेकेंड सिमिलैरिटी ऑफ इंडियन फेडरलिज्म विद कैनेडियन फेडरलिज्म इज इन इट्स प्रीफरेंस टू द टर्म यूनियन. एंड द थर्ड पॉइंट in which Indian federalism resembles with Canadian federalism is in its centralizing tendency. जैसे कि centralizing tendency मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को मोर पावर वेस्ट करना एज कंपेयर टू स्टेट्स. तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि अमेरिकन और कैनेडियन मॉडल में एक ही डिफरेंस है कि फंडामेंटल डिफरेंस और स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है कि कैनेडियन मॉडल स्ट्रॉन्ग सेंटर डेवलप करता है, एस्टैब्लिश करता है. सेम गोज फॉर इंडिया. इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस, द कॉन्स्टिट्यूशन gives a clear-cut centralizing tendency. That is, the constitution vests more power to the center vis-a-vis states. Constitution ने state central government को more power दिया है as compared to states. For example, if you come to 7th schedule, यहाँ पे constitution ने power divided किया है different central government and state government को in terms of different lists. List 1, list 2 and 3. If you see, more number of subjects are in list 1 as compared to list 2. More important subjects are there in list 1 as compared to list 2. And in as far as list 3 is concerned, list 3 यानी concurrent list की बात है, सेंटर के पास overriding power है. रेसिड्यूअरी पावर किसके पास है? सेंटर के पास है. एंड लिस्ट 2 में भी देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर दे तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है. कितना ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ये तो एक एग्जांपल हो गया. देन कम आर्टिकल 3, स्टेट्स के नया नक्श, नाम, एरिया, बाउंड्री सब कुछ बदल सकती है पार्लियामेंट मेयर्ड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, और इसके लिए कोई स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड नहीं है.
So thirdly, initiation of amendment, constitution amendment only in parliament. स्टेट्स सोच में भी नहीं सोच सकते कि हम अमेंडमेंट प्रपोज कर दें, एक्सेट्रा, अभी और देखेंगे हम. सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड मोर पावर इन सेंटर vis-a-vis स्टेट, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. सो दीज आर थ्री थिंग्स जिसमें कि इंडियन फेडरेशन कैनेडियन फेडरेशन को रिजेंबल करता है. फर्स्टली इंफॉर्मेशन, दैट इज बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन. सेकेंडली in its preference to the term union, and thirdly in its centralizing tendency. Okay, तो ये हमने कुछ बुनियादी बातें देख ली. Now come to federal feature. What are the federal features of the constitution? See, जब भी आप फेडरल फीचर देखिए, आप ना फैक्ट्स के पीछे मत भागिए, एनालिसिस कीजिए, सोच पे, अपनी सोच पे ध्यान दीजिए. जब भी आप कंसेप्ट बनाने पे ध्यान दीजिए. जब भी आपसे फेडरल फीचर पूछा जाएगा, आप लिस्ट बना लेंगे, रट लेंगे. आप एसएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे. आपको सोचना चाहिए कि डुअल पॉलिटी अगर फेडरल फीचर है तो क्यों है. फेडरल फीचर मतलब एग्जैक्टली क्या. फेडरल फीचर माने क्या. फेडरल गवर्नमेंट माने दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी ही होनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स. तो जो फीचर्स स्टेट गवर्नमेंट्स के इंटरेस्ट को, सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन को, उनके पावर्स को, फंक्शंस को, एक्सेट्रा को अगर क्लियरली डिमार्केट कर रही है, इन दोनों के रिलेशन से को बैलेंस करने की बात कर रही है, स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है, वो कौन सी होगी. फेडरल फीचर होगी. और जहां कहीं हमें दिख रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट पावरफुल हो रही है किसी फीचर से, तो वो कौन सी होगी. यूनिटरी फीचर होगी. हम अभी आगे देखेंगे. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले डुअल पॉलिटी. सबसे पहली फीचर क्या है हमारी फेडरल फीचर. सबसे पहली फीचर जो है वो है डुअल पॉलिटी. सी, डुअल पॉलिटी इज वन ऑफ द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक डुअल पॉलिटी एस्टैब्लिश करती है, जहां पे सेंटर पे यूनियन गवर्नमेंट है एंड स्टेट्स पेरीफेरी पे है. दोनों के पास अपने अपने सोवरेन पावर्स हैं और दोनों को अपने अपने फील्ड्स असाइन की है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अपने अपने फील्ड्स में अपने अपने सोवरेन पावर्स को एक्सरसाइज करना है. यूनियन गवर्नमेंट जो मोर इम्पोर्टेंट मैटर्स है उनसे डील करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो रीजनल मैटर्स है उनसे डील करती है, लेकिन अपने अपने फील्ड में. ये तो थ्योरेटिकली हो गया. प्रैक्टिकली यू कैन इस मॉडल को आप एक बेसिकली जो सोलार सिस्टम का मॉडल है उससे रिलेट कर सकते हैं. सन एट द सेंटर एंड different planets in the orbit and their existent sun is the source of their existence. तो ये exactly union government is not the source of existence of the state, but हम अभी unitary feature में देखेंगे, but इस मॉडल को आप more or less से कंपेयर कर सकते हैं. Now come to written constitution. देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं कि कितने आर्टिकल थे, कितने एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है फेडरल फीचर. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ शब्दों में प्रोसेस स्पेसिफाई कर दिया है जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर, फंक्शन क्या क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ लिख दिया है. और साथ ही साथ ये जो पावर्स दिए गए हैं, ये फंक्शंस दिए गए हैं दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, उस पर लिमिट्स भी प्रिस्क्राइब कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि किस दायरे में रह के आपको ऑपरेट करना है. आपको जो पावर्स एंड फंक्शंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है, एंड एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट्स भी प्रिस्क्राइब कर दिया है, लिमिट्स भी क्लियर किया है कि किस दायरे में रह के दे हैव टू ऑपरेट. सो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, डिसएग्रीमेंट ना हो, इसके लिए साफ साफ शब्दों में डिफरेंट मैकेनिज्म्स प्रोवाइड की है, लिख दिया है. इसीलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है, फेडरल फीचर है. थर्ड फेडरल फीचर, डिवीजन ऑफ पावर. दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन.
देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही साफ साफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर का डिवीजन है इन टर्म्स ऑफ लिस्ट्स, प्रिसाइडली 7 शेड्यूल। डिफरेंट लिस्ट है, देयर आर 3 डिफरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स आप देख लेंगे। स्टेट लिस्ट में 59 है। दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है कंकरेंट लिस्ट पे कानून बना सकती है, लेकिन अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा, रेसिड्यूअरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्टेड है। देखिए ये डिवीजन ऑफ पावर फेडरल फीचर क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन करता है कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या पावर होगा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट लिस्ट। मैं आपको कुछ कंकरेंट लिस्ट पे यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए हमने देखा कि कंकरेंट लिस्ट में दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ में कॉन्फ्लिक्ट आता है सेंट्रल लॉ प्रिवेल होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो कि कंकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है एक्स, अब इस पे आज की डेट में स्टेट ने, किसी एक स्टेट या मोर देन स्टेट ने एक कानून बना दिया। अब आज से हम 10 इयर्स लेटर चलते हैं, 10 इयर्स 10 डेज भी हो सकते हैं, 1 डे भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, इट्स जस्ट हाइपोथेटिकल डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ टाइम। 10 इयर्स लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ लेके आती है इसी सब्जेक्ट्स पे, एक्स सब्जेक्ट पे। अब 10 इयर्स लेटर स्टेट लॉ भी है, सेंट्रल लॉ भी है, तो क्या होगा एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि स्टेट लॉ पहले इनेक्ट हुआ था तो सेंट्रल लॉ का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्या होगा? पॉज कीजिए वीडियो, सोचिए। देखिए ये जो टाइम का डिफरेंस है ना, सेंट्रल लॉ पहले इनेक्ट हो बाद में हो, स्टेट लॉ पहले इनेक्ट हो बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक स्टेट लॉ का कोई भी प्रोविजन सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा। जिस मोमेंट पे स्टेट लॉ, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट 100 साल बाद इस सब्जेक्ट एक्स पे लॉ इनेक्ट करती है, अगर स्टेट लॉ का कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो आज से 100 साल बाद अगर सेंट्रल लॉ एक सब्जेक्ट पे लाती है, फिर भी एक सब्जेक्ट पे लॉ लाती है, फिर भी सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करेगा। अगर पूरा का पूरा एक्ट ही, अगर स्टेट का पूरा लॉ ही कॉन्ट्राडिक्टरी है सेंट्रल लॉ के, तो पूरा का पूरा स्टेट लॉ का कोई रिलेवेंस नहीं रह जाएगा। अब आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि मान लीजिए 20 प्रोविजंस है, 20 क्लॉजेज है स्टेट लॉ में, और उनमें से कोई एक क्लॉज है जो कि एंटागोनिस्टिक है सेंट्रल लॉ के, बाकी 19 हार्मनी में है, तो क्या पूरा का पूरा लॉ ही खत्म हो जाएगा? नहीं, ये जो एक क्लॉज है जो कि एंटागोनिस्टिक है सेंट्रल लॉ के, उसके जगह पे सेंट्रल लॉ इफेक्ट होगा, बाकी सारा का सारा हार्मनी में है, दे विल प्रिवेल। ये बातें आप समझेंगे। नहीं समझ में आया, पीछे जाकर फिर से देखिए। देखिए जो फोर्थ फेडरल फीचर है, ये सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सी कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉज इनेक्ट करती हैं, जो भी कानून बनाती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ अलाइन होना चाहिए। दो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको सोवरेन बनाया है विद लिमिटेशन, बट उस लिमिटेड सोवरेनिटी का ये लोग अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपको समझ में आ रहा है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाए वो कॉन्स्टिट्यूशन के अलाइनमेंट में होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ कंफर्म करना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे बाय एक्सरसाइजिंग ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन विल बी सोवरेन, एंड जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको जुरिस्डिक्शन प्रिस्क्राइब किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब किया है, उसी के विदिन उनको ऑपरेट करना है। सो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is another federal feature. Now come to the fifth federal feature. You see, देखिए डिवीजन ऑफ पावर और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये तभी मेंटेन कर सकते हैं जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट का प्रोसेस हो रिजिड हो।
डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सेंटर स्टेट के बीच के, उनके बीच एक क्लियर डिस्टिंक्शन करता है, पावर्स का डिवीजन, अथॉरिटी का डिवीजन, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन को, अब इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन को अगर डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करना है, यानी फेडरल फीचर मेंटेन करना है, यानी स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्टेट्स इंटरेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट एट द विम्स एंड मर्सीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड हो सकता है, तो स्टेट्स के एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चनेबल हो जाएंगे, राइट। तो एज फार एज स्टेट्स के इंटरेस्ट कंसर्न है, इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स का कंसर्न है, यानी फेडरल फीचर्स है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट रिजिड है, एंड उसके लिए अलग प्रोसीजर लगता है, स्पेशल मेजोरिटी लगती है, प्लस रेटिफिकेशन, स्टेट्स का रेटिफिकेशन लगता है जिन स्टेट्स के इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो रहे हो, ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट्स अगर फेडरल फीचर है तो ये स्पेशल प्रोविजन प्रिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि फॉर अमेंडिंग फेडरल फीचर, दोज फीचर्स जिनसे स्टेट्स का इंटरेस्ट डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, you have to go through a special route, and this process has been made bit rigid as compared to other provisions. So constitution का वो पार्ट जो little bit rigid है, जिसके अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स लगता है, उसको बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और ये फेडरल फीचर है। क्यों फेडरल फीचर है? क्योंकि ये पार्ट बनाया ही गया है स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसका अमेंडमेंट के लिए स्पेशल प्रोसीजर लगता है। क्लियर है ये? अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपका फेडरल फीचर है, बट कैसे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंट जुडिशरी एस्टैब्लिश की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेड पे है एंड हाई कोर्ट्स इसके नीचे आते हैं। इसका दो पर्पस है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने का दो पर्पस है। पहला कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जाए। कैसे सुप्रीमेसी प्रोटेक्ट करेंगे? अगर स्टेट्स या फिर सेंट्रल कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी उसको इनवैलिड डिक्लेयर करेगी बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एंड सेकेंडली, टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, यानी सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, या फिर दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो एग्जैक्टली ये रुक जाएंगे कहाँ? सो इन दो पर्पसेस के लिए जुडिशरी को जो ये दो बड़े पर्पस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को प्रोटेक्ट करना एंड फेडरल डिस्प्यूट्स को डील करना, सेटल करना, ये दो बड़े टास्क्स दिए गए हैं जुडिशरी को। और फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया है बाकी दो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट से। और इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू द जजेस, फिक्स सर्विस कंडीशंस है। इसके अलावा हम देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ेंगे, बट स्टिल उनका जो रिमूवल प्रोसेस है दैट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो जुडिशरी हैज बीन मेड इंडिपेंडेंट as with respect to other organs of the government because of these two tasks or two purposes जो कि इंडो किए गए हैं जुडिशरी पे। क्लियर है आपको? The last feature of the federal feature of Indian Constitution is bicameralism. See again, why bicameralism is a federal feature? Because here there is a house called Rajya Sabha, and Rajya Sabha is the house of states. Rajya Sabha is the representative of states. Why there is a need of representative of states in the central parliament or central legislature? इनकी जरूरत इसलिए है ताकि फेडरल इक्विलिब्रियम को रखा जा सके, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स के इंटरेस्ट को अनड्यू इनक्रोच ना कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है, अगर हम स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन सेंटर में ना रखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट्स के इंटरेस्ट को अनड्यूली इंटरफेयर करेगी, कॉम्प्रोमाइज करेगी, इनक्रोच करेगी।
टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इसलिए अपर कॉन्स्टिट्यूशन ने बाई कैमरल लेजिस्लेचर प्रोवाइड किया है, जिसमें अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है इंडियन फेडरेशन के, जबकि लोकसभा पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है ये? आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू। यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स अगेन अगर कोई डाउट या फिर कुछ भी हो तो, यू वांट किसी तरह से मॉडिफिकेशन चाहते हैं क्लासेस में तो। अगेन थोड़ा सा क्लासेस देखिए डिटेल्ड होगा, तो मैंने आपको बताया आप टेस्ट सीरीज में जो टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको कट कर दीजिए। आपको 500 चीज़ें नहीं करनी है, आपको 50 चीज़ें करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। डोंट रन आफ्टर टू मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के पीछे मत भागिए, फोमो में मत रहिए। कल का जो क्लास डिस्कशन था आप देख लेंगे, वो उसका पर्पस ही यही था। चलिए, अब जैसा कि मैंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स को करने के बाद अगर हम इस टेबल पे आते हैं, इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखते हैं कि फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स को कंपेयर करते हैं। सी, फेडरल गवर्नमेंट में ना देयर विल बी डुअल गवर्नमेंट। अब आपको पता है डुअल गवर्नमेंट क्या है? सेंटर पे यूनियन गवर्नमेंट है, पेरीफेरी पे स्टेट्स है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, पावर, एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है और दोनों अपने अपने स्फीयर्स में इंडिपेंडेंट है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन रखा है। डुअल गवर्नमेंट, इसको डुअल पॉलिटी भी बोलते हैं, तो ये फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है। यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल गवर्नमेंट है, ठीक है, देयर विल बी सिंगल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट में। और अगर रीजनल गवर्नमेंट्स का एग्जिस्टेंस होता भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के विम्स एंड फैंसीज पे होता है, सेंट्रल वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं है रीजनल गवर्नमेंट में। क्लियर है ये? हमने पढ़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ प्रिस्क्राइब कर देता है उनके पावर्स, उनके फंक्शंस, उनका ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से पावर एक्सरसाइज करना है ये भी प्रिस्क्राइब कर देता है। और अगर वो अपने पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रावेंशन में एक्सरसाइज करते हैं तो फिर जुडिशरी आ जाती है पिक्चर में, वो इनवैलिड हो जाएगा। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन अब देखिए, जब यूनिटरी में आते हैं तो हमेशा मे भी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मे बी रिटन मतलब लिखा हो सकता है, अनरिटन हो सकता है। जैसे कि फ्रांस में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। ब्रिटेन में भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। नाउ थर्ड फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज डिवीजन ऑफ पावर between national and local regional government, that too clearly by the constitution। इंडिया में 3 लिस्ट्स हैं, राइट? हमने देखा डिवीजन ऑफ पावर अभी डिटेल में। बट यूनिटरी गवर्नमेंट में हम जाएंगे तो कोई डिवीजन ऑफ पावर है ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया है, तो सारे पावर्स भी नेशनल गवर्नमेंट में वेस्ट होंगे। अगर रीजनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना नहीं करना ये नेशनल गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया। तो अगर कभी लगता है किसी नेशनल गवर्नमेंट को रीजनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहिए, तो अपनी मर्जी के हिसाब से, स्वाद अनुसार, आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा पावर छिड़क दे देंगे, स्वाद अनुसार हमेशा डिवॉल्व करेंगे पावर। सो देखिए कितना आसान हो गया। आई होप यू आर फॉलोइंग इट। जो फोर्थ पॉइंट है कि फेडरल गवर्नमेंट में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम and all the acts of central government as well as state government have to be in line with the provisions of the constitution। नहीं होगा तो judiciary will come into picture। लेकिन in unitary government constitution may be supreme as in Japan or may not be supreme as in Britain। ब्रिटेन में तो पार्लियामेंट जो कहती है वही लॉ है। I hope you are getting it and I hope I am making it easier for you। Now come to fifth feature of federal government, rigid constitution। The constitution has to be rigid as far as the federal features of the constitution is concerned। अगर उनको easily amend कर देंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन उस हद तक तो होना ही चाहिए जहां तक कि स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसमें उनका से होना चाहिए। और
प्रोसीजर भी डिफिकल्ट होना चाहिए। लेकिन व्हेन इट कम टू यूनिटरी गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मे बी रिजिड, मे बी फ्लेक्सिबल। व्हेन इट कम्स टू रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन यूनिटरी, फ्रांस में यूनिटरी गवर्नमेंट है लेकिन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, गवर्नमेंट यूनिटरी है। ब्रिटेन में तो जो पार्लियामेंट बोले वही लॉ है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है। सिक्स्थ फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। और हमने देखा कि वाई जुडिशरी हैज टू बी, शुड बी इंडिपेंडेंट, राइट, हमने अभी डिस्कस किया। सो द जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट इन फेडरल गवर्नमेंट, सो दैट जो डिस्प्यूट्स हैं डिफरेंट ऑर्गन्स पे और यूनिट्स ऑफ फेडरेशन में उसको सेटल किया जा सके। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। बट इन यूनिटरी गवर्नमेंट judiciary may be independent, may not be independent. And last, in federal form of government, there is a bicameral legislature to protect interest, to represent the interest of the regional government. But in unitary government, legislature may be bicameral, जैसे कि ब्रिटेन में bicameral legislature है लेकिन गवर्नमेंट यूनिटरी है। या फिर चाइना में गवर्नमेंट कैसा है, यूनिटरी गवर्नमेंट है बट वहां पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू और आपको ये समझ में आए। और इंटेंशन यही है कि जिन लोगों के पास भी ये क्लासेस जाए उनको ये बेनिफिट हो। क्लासेस ऑफ कोर्स थोड़ा डिटेल होंगी बट इट्स फॉर योर बेटरमेंट। I'll take a 1 minute pause. Okay. So now we will see the unitary features of the constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द फर्स्ट यूनिटरी फीचर इज स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमने देखा भी कि डिवीजन ऑफ पावर एक फेडरल फीचर है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, सेंटर एंड स्टेट में पावर डिवाइड किया है। बट जब हम बारीकी से देखते हैं तो हमें पाते हैं कि जो डिवीजन ऑफ पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में टिल्टेड है, हाईली इनइक्विटेबल है, बायस्ड है और क्लियरली बायस्ड है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि हमने जैसा डिस्कस किया बहुत पहले कि उसे लिस्ट तो हैं 1 2 3 7 शेड्यूल में, लेकिन लिस्ट 1 यानी यूनियन लिस्ट में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टेट लिस्ट। दूसरा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट के केस में ओवरराइडिंग अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लास्टली रेसिड्यूअरी पावर्स जो भी है वो भी किसके पास है, सेंट्रल के पास है। लेकिन अगर यूएस में देखें तो जो रेसिड्यूअरी पावर है वो स्टेट्स में वेस्टेड है। सो ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। एंड ये स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है ये यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, याद रखेंगे आप। नाउ कम टू सेकेंड फीचर दैट स्टेट्स नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल। देखिए पहले तो आप याद रखेंगे कि ऐसा पूछ सकता है स्टेट्स नॉट डिस्ट्रक्टिबल, तो ये ध्यान से पढ़ेंगे आप, स्टेट्स आर नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल। देखिए बाकी फेडरेशंस के बिल्कुल अपोजिट इस इंडिया में स्टेट्स के पास कोई अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की राइट ही नहीं है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि द स्टेट्स इन इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। देखिए पार्लियामेंट जो है एक यूनिलैटरल एक्शन से और सिंपल मेजोरिटी से स्टेट्स के बाउंड्री, नाम, एरिया सब कुछ बदल सकती है। और पता है ये जो इतना बड़ा स्टेट्स का नया नक्श सब कुछ बदलना, उनका जो पॉलिटिकल मैप रिड्रॉ कर देना, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है आर्टिकल 368 के अंदर, याद रखेंगे आप। इसके लिए कोई अमेंडमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, सिंपल मेजोरिटी का काम है। सो इंडियन फेडरेशन एक
इंडियन फेडरेशन को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। मतलब स्टेट्स आर मेयरली पपेट्स at the hand of Indian Union. The existence of the state is at the will and mercy of the Union. Union is indestructible, but states कभी भी डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। अमेरिकन फेडरेशन की बात करें तो अमेरिकन फेडरेशन को डिस्क्राइब करते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी यूनियन तो इंडिस्ट्रक्टिबल है ही अमेरिकन फेडरेशन में, स्टेट्स भी इंडिस्ट्रक्टिबल है। बट इन इंडियन फेडरेशन union is indestructible but states are dependent, their territorial integrity is dependent on the whims and fancies of the union government. याद रखेंगे आप। थर्ड unitary feature is single constitution. C, जनरली फेडरेशन में ये देखा जाता है कि स्टेट्स के पास राइट है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा। लेकिन इंडिया में देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश तो कर रही है, लेकिन कोई ऐसी पावर नहीं दी गई है स्टेट्स में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी, और दोनों इसी फ्रेमवर्क के विदिन रहकर एक्सपेक्ट किया जाता है कि दोनों सेंटर एंड स्टेट इसी फ्रेमवर्क के विदिन यानी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के विदिन ऑपरेट करें। क्लियर है ये जम्मू कश्मीर वाला तो खैर खत्म हो गया। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ यूनिटरी फीचर। नाउ कम टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी, हमने देखा कि जो पार्ट फेडरल फीचर्स के अमेंडमेंट से रिलेटेड है वो रिजिड है, और वो रिजिड अमेंडमेंट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल फीचर। बाकी सारा फेडरल फीचर अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो इतना ही होगा। तो बल्क ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा मेजोरिटी पोर्शन या ऑर्डिनरी प्रोसेस यानी सिंपल मेजोरिटी और एट मैक्स स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड होता है। ठीक है, तो there is a bulk of the constitution that gives ample flexibility to amend it. And secondly कि states के पास ये पावर ही नहीं है कि वो अमेंडमेंट प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हो। ये स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को इनिशिएट करने का सोचने का भी सोच नहीं सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में अमेंडमेंट प्रोसेस इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप देखें जैसे यूएस ओल्डेस्ट फेडरेशन है, वहां पे देखें तो वहां के स्टेट्स जो है वो भी अमेंडमेंट प्रपोज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड exclusion of states from the process of amendment as well as in initiation of the process of amendment, this is a unitary feature of the constitution। ये बात यहाँ लिखी गई है, आप देख लेंगे। The fifth feature which is unitary is no equality of state representation। सी, इंडिया में स्टेट्स को राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो स्टेट की मेंबरशिप है वो वेरी करती है। किसी स्टेट की जो वेरिएशन का रेंज है 1 to 31 है, मतलब मिनिमम एक रिप्रेजेंटेटिव भी राज्यसभा में हो सकते हैं, एट मैक्स यू कैन हैव 31 रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर यूएस में देखा जाए मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी लगती है स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन में। तो वहां पे अमेरिका सीनेट यानी अपर हाउस में देखेंगे आप, देयर आर 100 मेंबर्स एंड 2 फ्रॉम ईच स्टेट। लेकिन इंडिया में देयर इज नो सच कंसेप्ट। इंडिया में कोई इक्वालिटी नहीं है स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन में राज्यसभा में। सो दिस गिव्स एम्पल स्कोप ऑफ मैन्यूवरिंग टू द सेंटर एंड दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिटरी फीचर। So no equality of state representation is a unitary feature. Now come to emergency provision. See, it is very clear. You know, there are 3 types of emergency. We will have our class of emergency. And most importantly, you should know कि जब emergency लगती है ना, चाहे कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीट पावरफुल हो जाती है और स्टेट्स जो है वो कंप्लीटली सबसर्वेंट हो जाते हैं सेंटर के। बेसिकली स्टेट्स बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीट कंट्रोल ले लेती है स्टेट्स का। सो
एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी अमेंडमेंट के, और इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन किसी और फेडरेशन में देखने को नहीं मिलता है, ये इंडियन फेडरेशन में ही देखने को मिलता है. सो दैट्स व्हाई इमरजेंसी प्रोविजंस आर क्लियर कट feature of unitary government or unitary features of Indian constitution. Again, single citizenship. See, we have dual polity, right? We have dual polity, that is a federal feature. यानी यूनियन at the center and states at the periphery. लेकिन हमने dual polity तो कनाडा से लिया, लेकिन हमने उनका सिटीजनशिप का जो सिस्टम है वो अडॉप्ट नहीं किया. इंडिया में डुअल पॉलिटी है, हमने बोरो किया कनाडा से, बट वहां पे सिस्टम ऑफ सिटीजनशिप डुअल है, बट वी अडॉप्टेड सिंगल सिटीजनशिप. सो हमारे पास सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है और कोई स्टेट सिटीजनशिप नहीं है सेपरेट. मीन्स कि अगर आप इंडिया के सिटीजन्स हैं तो आप किसी थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट में जाते हैं, आपको सेम राइट्स आप इंजॉय करते हैं. लेकिन अगर फेडरल स्टेट्स की बात करें तो वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे डुअल सिटीजनशिप है, नेशनल सिटीजनशिप, और जिस स्टेट के आप सिटीजन, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट की सिटीजनशिप. और आप जब अपने स्टेट के बियॉन्ड जाते हैं तो यू विल फील सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन, right? But in case of India, we have dual polity, that is, we have borrowed from Canada, but we have kept single citizenship. Clear है ये? So that throughout the territory of India, citizens can enjoy same rights and privileges. So single citizenship is a unitary feature. This ये also sense of brotherhood and sense of unity को enhance करने के लिए feature है. Anyway, integrated judiciary. देखिए, जब इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की थी तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाज अ फेडरल फीचर, और हमने पढ़ा था क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने दो मेन बर्डन्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट पे. पहला कि सुप्रीमेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, एंड दूसरा कि फेडरल डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करना है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में हो जाए या स्टेट स्टेट के बीच में हो जाए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखना है. तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, इसलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ फेडरल फीचर. पर जब आप इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स बनाए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, हाई कोर्ट इसके नीचे है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सो ऑन सो फोर्थ. अब ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो है ये दोनों सेंट्रल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉज को इन्फोर्स करता है. लेकिन अगर आप यूएस में देखें तो वहां पे डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैं, यानी वहां पे फेडरल जुडिशरी है जो फेडरल लॉज को इन्फोर्स करती है, और स्टेट जुडिशरी है जो स्टेट लॉज को इन्फोर्स करती है. सो इन इंडिया वी हैव सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स. एक ही सिस्टम है जो कि सेंट्रल लॉज को भी इन्फोर्स करती है और स्टेट लॉ को इन्फोर्स करती है. बट यूएस यानी जो मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है, फेडरेशन है, वहां पर डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है. सो इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज अ यूनिटरी feature. Basically, it is unifying the entire judicial system of the country. That's why it is a unitary feature. Now come to all India services. See, in US, federal government and state government have their own public services. They are federal for public services and they are state public services. India में भी है, सेंटर के पास अपनी पब्लिक सर्विस है, स्टेट के पास अपनी पब्लिक सर्विस है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत आती है ऑल इंडिया सर्विसेज की, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जो कि कॉमन है दोनों सेंटर एंड स्टेट में. बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करती है, ट्रेनिंग करती है. तो बेसिकली ऑल इंडिया स्टेट सर्विसेज के जो मेंबर्स होते हैं वो रिक्रूट और ट्रेन तो सेंटर के लिए होते हैं, लेकिन वो पोस्टिंग उनकी कहाँ होती है, स्टेट्स में होती है. दे आर वर्किंग फॉर स्टेट्स, दे आर वर्किंग इन स्टेट्स, लेकिन उनका अल्टीमेट कंट्रोल किस पे होता है, अल्टीमेट कंट्रोल जो ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर उन पे किनका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो फेडरलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को वायोलेट करते हैं. सो दिस सिग्निफाइज यूनिटरी फीचर. याद रखेंगे आप. नाउ कम टू इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी. यू नो अबाउट इंस्टीट्यूशन ऑफ कैग, आर्टिकल 148, राइट. सी, कैग जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स नहीं देखता, वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी देखता है. बट अगर आप सोचें कि कैग के अपॉइंटमेंट या फिर रिमूवल में स्टेट्स का क्या रोल है,
स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। कैग का अपॉइंटमेंट, कैग इज अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। उसमें स्टेट्स का कोई रोल ही नहीं है, मेयर कंसल्टेशन भी नहीं है, कोई कोई रोल ही नहीं है। सो बेसिकली जो ऑफिस ऑफ कैग है ये स्टेट्स के फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट करता है, और मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि स्टेट्स का जो फाइनेंशियल वाल है उसमें ऑफिस ऑफ कैग एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का टू पेनिट्रेट थ्रू दिस, अदर टू सी थ्रू दिस। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे एक्सरसाइज करेगी फाइनेंशियल कंट्रोल? सो इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है, देन स्टेट्स का कोई कोई रोल ही नहीं है इंस्टीट्यूशन ऑफ कैग में, कैग का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, एनीथिंग। क्लियर है ये? सो दिस इज अ यूनिटरी फीचर। नाउ पार्लियामेंट अथॉरिटीज ओवर स्टेट लिस्ट, हमने बिगिनिंग में डिस्कस किया था कि देखिए लिस्ट 2 जो है यानी स्टेट लिस्ट, चलिए ये अलॉटेड तो है स्टेट्स को, बट इस पे भी उनका एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं है। स्टेट्स डू नॉट हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल। सी नॉर्मल किसी भी सिचुएशन में राज्यसभा अगर एक रिजोल्यूशन पास कर देती है इन नेशनल इंटरेस्ट विथ स्पेशल मेजोरिटी, ये मैं लिख रही हूँ, आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। राज्यसभा अगर एक रिजोल्यूशन पास कर दे किसमें, नेशनल, कारण क्या होना चाहिए, ओनली वन रीजन इज देयर, नेशनल इंटरेस्ट, मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। तो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट ऑथोराइज हो जाती है लेजिस्लेट करने के। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। और माइंड कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये करने के लिए इमरजेंसी की आवश्यकता नहीं है। इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ऑल्सो, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यानी डे टू डे फंक्शनिंग में भी सिर्फ राज्यसभा को एक रिजोल्यूशन पास करना है नेशनल इंटरेस्ट में, स्पेशल मेजोरिटी में, और जो स्टेट लिस्ट यानी लिस्ट 2 में सब्जेक्ट्स है उस पर पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। सो इवेंचुअली देयर इज अ अथॉरिटी, parliament have authority over state list also, so it is a unitary feature. Hope it is clear to you. Again the appointment of governor, you know, this is, ये तो बिल्कुल जिनका बिल्कुल पॉलिटी क्लियर नहीं होगा उनको ही पता होगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज अ, सी गवर्नर इज अ एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। he is a constitutional head of the state, but he is appointed by the president. He holds office during the pleasure of the president, or his tenure or his term in office is subject to the pleasure of the president, right? लेकिन वो कब तक the pleasure of the president means a presidential pleasure means pleasure of prime minister heading council of ministers. So basically गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, बट उसके अपॉइंटमेंट और रिमूवल या फिर उसके जो टर्म ऑफ ऑफिस, इन सब का डिटर्मिनेशन में स्टेट्स का कितना रोल है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज ऑल्सो अ यूनिटरी फीचर। आप ये पढ़ लेंगे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्टेड हेड का प्रोविजन है स्टेट्स के रिस्पेक्ट में। इंडिया में हमारे पास नोमिनेटेड हेड ऑफ द स्टेट है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्टेड होता है, याद रखेंगे आप। एंड इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, see if you read article 324 of the constitution, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर का इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराती है, स्टेट्स का भी कराती है। बट अगर आप देखें कि इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर इसके मेंबर्स के अपॉइंटमेंट में या फिर उनके रिमूवल में स्टेट्स का कोई रोल नहीं है, कोई से नहीं है। सो बेसिकली स्टेट्स का कोई से नहीं है, बट एक तरह से यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का इन कंट्रोल है over the conduct of election of state legislature. So this integrated election machinery is also a unitary feature of Indian constitution. Clear है? And veto over states bill, you know, आपको पता है, you must be knowing कि गवर्नर के पास vast discretionary power है, और उसमें से एक ये भी है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करके गवर्नर के पास भेजती है फॉर हिज और हर असेंट, गवर्नर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं टू रिटर्न मल्टीपल टाइम्स टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनमें से एक है कि गवर्नर रिजर्व कर सकता है इस बिल को फॉर द प्रेसिडेंशियल असेंट।
तो अब गवर्नर के से ये प्रेसिडेंट के पास गया असेंट के लिए, ना एक बार ये बिल स्टेट लेजिस्लेचर का बिल कहाँ पहुंच गया, प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया। लेकिन अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं है सिचुएशन कि ये प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट इसको असेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, या फिर रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। एंड माइंड इट, एक बार रिटर्न कर दिया, स्टेट लेजिस्लेचर ने रिकंसिडर कर ली, वापस प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो नाउ अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा। अगेन प्रेसिडेंट कैन रिटर्न, अगेन ही कैन विथहोल्ड हिज एसेट। सो स्टेट लेजिस्लेचर के बिल में प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो एंजॉय करता है। यू शुड नो दिस। सो ये वीटो ओवर स्टेट बिल्स, दिस इज अ क्लियर कट encroachment, not only unitary provision, clear cut encroachment over the legislative power of the state. So veto over state bill is also a unitary provision. ठीक है, ये इतना आपको समझना है। बाकी क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द फेडरल सिस्टम, देखिए मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, बट ये डिफरेंट थ्योरिस्ट्स हैं, डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट एक्सपर्ट्स के, उनके ओपिनियंस दिया गया है। जैसे और यूनिटरी बियास, यू नो दिस राइट, रीजन्स दिए गए हैं, तो आपको इसको पढ़ना नहीं है। पॉल एपल बी, डिफरेंट जूरिस्ट्स हैं, मोरिस जॉन्स, ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था कि इंडियन फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इतना ही आप जान लीजिए, बहुत है। इसके बियॉन्ड आप मत पढ़िए। बुमाई केस जब हम देखेंगे, ये तो रेफरेंस है सिर्फ बुमाई केस का, जब हम प्रेसिडेंट रूल पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कि बुमाई केस में क्या क्या ग्राउंड्स दिए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। प्रीलिम्स में अगर वो केसेस पूछने लगे तो पूछ सकते हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही आप बार बार जो आपको भी बताया गया है उसको आप बार बार रिवाइज करेंगे। आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन की तरफ मत जाइएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। जो आपको यहाँ बता रही हूँ, जो बताया जा रहा है, वो बिल्कुल एक ही प्योर इंटेंशन है। आई डोंट नो कितने घंटे का एक क्लास हो गया। द इंटेंशन इज वन एंड ओनली टू एम्पावर यू, टू हेल्प यू, एंड आई अश्योर यू कि इस एक्सरसाइज को आप करिए। हर दिन आपकी एक क्लास होने वाली है इंडियन पॉलिटी की, उसके अलावा और भी क्लासेस होंगी। तो पॉलिटी में यू आर गोइंग टू बी फार बेटर, एट अ फार बेटर प्लेस एज कम्पेयर टू योर पियर्स। और एग्जाम ना, अगेन एग्जाम में आपको ना अपने बाजू वाले से ना जो क्वेश्चन सही कर रहा है ना उसको सही करना है, और थोड़ा सा एक्स फैक्टर डालना है, वो दोनों हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।